हेलो डियर सीटेड स्टूडेंट। तो आप सभी कैसे हैं? आप सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि हम आपका 40 क्वेश्चन यहाँ पर आपको आज फिर लेकर चलेंगे। ठीक है, आपका ये 40 क्वेश्चन का मैराथन रहेगा। आप यहाँ पर एक पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा ताकि आप अपने को आंक सके कि आप कितने नंबर से यहाँ पर पा रहे हैं और कितना आप परीक्षा में नंबर को गेन कर पाएंगे। तो चलिए हम फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं और आप सभी अपने को आंकिएगा कि आपने कितना नंबर गेन किया है और आप कितना सही कर पा रहे हैं, आपके कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं यहाँ पर। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हमारा क्या है कि यह कहा जाता है कि शिक्षक को संसाधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ है, ऑप्शन ए है उसके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा और संपत्ति होनी चाहिए ताकि वह ट्यूशन न पढ़ाए। बी है उसका उच्च अधिकारियों से संपर्क होना चाहिए ताकि कोई उसे हानि न पहुंचाए। सी है उसे पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए ताकि छात्रों की समस्याओं को हल कर सके। डी है उसकी छात्रों के बीच अच्छी पैठ होनी चाहिए ताकि अधिकरण उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई न करे। ठीक है, तो आप फटाफट से आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा आप सभी। आइए हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा आप सभी। तो देखते हैं कि उसे पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए ताकि छात्रों की समस्याओं को हल कर सके। आइए हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या है हमारा। देखिए, अगर आप एक शिक्षक हैं तो शिक्षक के पास संसाधन संपन्न पूछा है कि कैसा संसाधन होना चाहिए, मतलब शिक्षक को जो हो संसाधन संपन्न हो, तो इसका अर्थ क्या होना चाहिए। अगर आप एक शिक्षक हैं तो आपके पास पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए ताकि आप छात्रों की समस्या को क्या कर सके, हल कर सके। शिक्षक का एक काम, यही काम होता है कि वो उनकी समस्याओं को हल कर सके, ना कि ऐसा कि आपके पास धन संपत्ति हो, आपको बहुत बड़े अधिकारियों से आपका संपन्न हो। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए वहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ें आपको, अगर ऐसी चीज़ें आती हैं तो आपको निगेटिव में आ जाएंगी, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि आप एक कक्षा में शिक्षक के तौर पर छात्रों को प्रेरित करते हैं। ठीक है, छात्र को क्या कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। ऑप्शन ए है निर्देश निर्धारित कर, श्यामपट्ट का प्रयोग कर। बी है सी है दृष्टांत उदाहरण के द्वारा। डी है छात्रों की सक्रिय भागीदारी द्वारा। मतलब देखिए, क्वेश्चन पूछा है तो इन चारों में से आपको बताना है कि इन चारों में से ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिससे आप छात्र को प्रेरित कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए है ए बी सी, बी है ए डी, सी है बी डी, और आइए देखते हैं डी क्या है कि ए सभी। तो आंसर दीजिएगा, क्या आप इन चारों ऑप्शन से बच्चे को प्रेरित कर सकते हैं या इसमें से एक दो ऑप्शन से बच्चे को प्रेरित कर सकते हैं? आपको आंसर ये बताना है। तो आइए हम देख लेते हैं हमारा आंसर क्या होगा हमारा। तो देखते हैं, हमारा होगा ए सभी आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। देखिए, अगर आप टीचर हैं तो बच्चे को निर्देश देकर भी उन्हें प्रेरित कर सकते हैं, श्यामपट्ट का प्रयोग करके भी प्रेरित कर सकते हैं, दृष्टांत मतलब या उदाहरण के द्वारा भी कर सकते हैं, और छात्र की सक्रिय भागीदारिता के द्वारा भी उन्हें प्रेरित कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा कि ए सभी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। ऑप्शन ए है उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। बी है वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। सी है वो चुनौती भरे कार्य को पसंद करते हैं। डी है वे हमेशा सफल होते हैं। तो आंसर बताइएगा क्या होगा आप सभी। आइए पहले हम आपको क्वेश्चन को समझा देते हैं एक बार, आप आंसर देखते रहिएगा अपने से कि क्या हो रहा है यहाँ पर। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता, इसमें से कोई एक विशेषता है जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। ठीक है, इसमें से 3 सही है और आपकी एक विशेषता गलत है जो बच्चे को आंतरिक रूप से क्या अभिप्रेरित नहीं करती है। तो ये देखते हैं यहाँ पर क्या होगा हमारा ऑप्शन सही। तो ये देख लेते हैं, वे हमेशा सफल होते हैं। ये जो हमारा है ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल सही होगा। ये बच्चे के लिए अभिप्रेरित सही नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि बच्चा हर वक्त सफल ही हो। कभी कभी बहुत तेज बच्चे भी कुछ चीज़ें गलत कर जाते हैं, वो असफल हो सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप, ऑप्शन ए है उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे। बी उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे। सी उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो प्रधान अध्यापक को सूचित कर देंगे। डी उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे। तो आंसर दीजिएगा क्या होगा यहाँ पर आप सभी। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा। उन्हें उनकी रुचि अथवा अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे। देखिए,
यदि कुछ विद्यार्थी अध्ययन में चित्तवृत्ति नहीं है तो आप क्या करेंगे, ये पूछा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा है कि किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन ए है अभ्यस्तता मतलब प्रशिक्षित, बी है अधिगम, सी है अस्थायी अधिगम, डी है अभिप्रेरण। तो आंसर दीजिएगा आप सभी, क्या होगा यहाँ पर। आइए देखते हैं आंसर क्या होगा हमारा, अभ्यस्तता मतलब प्रशिक्षित। देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर आपको उद्दीपन के निरंतर दिए जाने व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है, आपका प्रशिक्षित कहलाता है या अभ्यस्तता कहलाता है। जैसे कहते हैं ना कि वो इंसान अभ्यस्त हो गया है, मतलब कार्य को करते करते अभ्यस्त हो गया है, तो यहाँ पर भी निरंतर कार्य को किया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, पूछा कि मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है। ऑप्शन ए है संवेदनात्मक रूप से संतुलित है, बी है उसे अपने विषय का गहन डेप्थ ज्ञान है, सी है वह अत्यधिक संवेदनशील है, डी है उसे सख्त अनुशासन पसंद है। आप एक टीचर हैं और आपकी जो मानसिक स्थिति है, मतलब मानसिक स्थिति है आपका वो स्वस्थ है, तो इसमें से क्या विशेषता हो सकती है। आइए देखते हैं आंसर क्या होगा हमारा। यहाँ पर होगा वे संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। अगर आप एक टीचर हैं, अगर आप संवेदनात्मक रूप से संतुलित हैं तो आप हर एक कार्य को अच्छी तरीके से कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है। ऑप्शन ए है अभियोग्यता का विकास, बी है बच्चे का विकास, सी है शारीरिक कौशल का विकास, डी है व्यक्तिगत विकास। आंसर दीजिएगा आप सभी, क्या होगा यहाँ पर। आइए देखते हैं आंसर क्या होगा हमारा। तो हम देख लेते हैं अभियोग्यता का विकास। ठीक है, अभियोग्यता का विकास, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है कि शिक्षा का किंडरगार्टन पद्धति मतलब किंडरगार्टन सिस्टम का प्रतिपादन किया। ऑप्शन ए है टीपी नन ने, बी है स्पेंसर ने, सी है फ्रोबेल ने, डी है मॉन्टेसरी ने। किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया है, उनके प्रतिपादक कौन है, ये पूछा गया, बताइएगा। आइए आंसर देख लेते हैं फटाफट से। स्पेंसर ने किया है। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा होगा, बी सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पुरस्कार एवं दंड है। ए है सकारात्मक प्रेरक, बी है कृत्रिम प्रेरक, सी है स्वाभाविक प्रेरक, डी है अर्जित प्रेरक। यहाँ पर देखिए, आप देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 8, ये आंसर गलत हो गया है। यहाँ पर आप देखिएगा ये जो किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादन किसने किया है, तो ये आपके फ्रोबेल जी ने किया है, स्पेंसर जी ने नहीं। यहाँ पर ये आंसर गलत हो गया, आप देख लीजिएगा, एक बार मिला लीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, कि पुरस्कार एवं दंड है। ए है सकारात्मक प्रेरक, बी है कृत्रिम प्रेरक, सी है स्वाभाविक प्रेरक, डी है अर्जित प्रेरक। तो आप सभी आंसर दीजिएगा, क्या है यहाँ पर। आइए देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर। तो हमारा आंसर होगा स्वाभाविक प्रेरक। जो हमारा पुरस्कार एवं दंड है ये क्या है, एक तरीके का स्वाभाविक प्रेरक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सकारात्मक दंड मतलब पॉजिटिव पनिशमेंट का निम्न में से कौन सा उदाहरण है। ऑप्शन ए है मित्रों के द्वारा उपहास, बी है मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, सी है मिनमेख निकालना बंद करना, डी है उपयुक्त सभी। देखिए कभी कभी आपको टीचर पनिशमेंट देते हैं, तो कभी भी बच्चों को पनिशमेंट दे तो वो सकारात्मक पनिशमेंट दे ताकि बच्चे उससे चीज़ों को सीखें, वो निगेटिव में न जाए। तो इसमें से कौन सा हो सकता है या सभी हो सकते हैं, आपको ऑप्शन ये लगाना, आंसर ये देना है। तो आइए देख लेते हैं आंसर क्या है हमारा। आंसर होगा मित्रों के द्वारा उपहास। देखिए अगर मित्र आपके उपहास करते हैं तो आपके अंदर क्या होगा, एक प्रेरणा आएगी कि उसे ये चीज़ें आती हैं, मुझे नहीं आती है, तो बच्चे इस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को वो सीखेंगे और आगे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। 11 पूछा गया है कि 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है, बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है,
फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर राजू उछलता है। राजू का उछलना निम्न में से किस सिद्धांत का उदाहरण है? ऑप्शन ए है शास्त्रीय अनुबंधन, बी है क्रिया प्रसूत अनुबंधन, सी है प्रयत्न एवं भूल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा यहाँ पर हम आंसर बताते हैं आप सभी को क्या होगा। देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं। राजू कितने वर्ष का है? 5 वर्ष के हैं और ये खिड़की से बाहर क्या कर रहे हैं? तूफान को देख रहे हैं और बिजली चमकती है, कड़कने की आवाज़ आ रही है वहाँ से। तो कुछ देर बाद कुछ देर बाद बिजली का कड़कना जो है वो शांत हो जाता है। तो राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलने लगते हैं। ठीक है, जब राजू उछलता है तो इस किस सिद्धांत का उदाहरण है ये पूछा गया। तो ये देख लेते हैं आंसर क्या होगा हमारा। तो यहाँ पर क्या है कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है। क्या है यहाँ पर? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन ए है यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, बी है यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, सी है यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है, डी है यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति में दूर रखता है। आंसर दीजिएगा आप सभी क्या होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखिए निम्न कथन में से कौन सा अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? नहीं आप याद रखिएगा यहाँ पर। देखिए आप पेपर में भी इसका ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि उपयुक्त है नहीं को छोड़ दे। तो चलिए देख लेते हैं आंसर क्या होगा हमारा। आंसर होगा कि यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है। ये अभिप्रेरणा की एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारा यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 13 है कि विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए है दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, बी है किसी विचार को दोहराना तथा दृढ़तापूर्व व्यवहार, सी है किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति, डी है संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना। तो आंसर दीजिएगा क्या होगा आप सभी। आइए हम क्वेश्चन को समझा देते हैं पहले, आप आंसर देखते रहिएगा अपना। विद्यार्थी की अभिवृत्ति में परिवर्तन के लिए निम्न से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? ठीक है, मतलब ये अभिवृत्ति दिया हुआ है में परिवर्तन के लिए कौन सी ऐसी विधि है जिसका प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं? तो आइए देखते हैं क्या होगा हमारा आंसर। यहाँ पर होगा दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो आप कभी भी अगर आप एक अध्यापक हैं तो आप दबाव बच्चे पर नहीं देंगे, बहुत ज़्यादा उनको विचार के लिए, अपने विचार के लिए उन्हें राजी नहीं करवाएंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है कि क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर विद्यार्थी के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, वह डैश की ओर संकेत करता है। ऑप्शन ए है सीखने के लिए आकलन, बी है आकलन के लिए सीखना, सी है आकलन का सीखना, डी है सीखने का आकलन। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सीखने के लिए, सीखने का आकलन। ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, जरूर इसे दोहरा कर जाइएगा। और ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से जितने मिलते हैं आप उन्हें पढ़कर जरूर जाइएगा। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पर। आंसर होगा कि सीखने के लिए आकलन। वो किस चीज़ के लिए संकेत कर रही है? सीखने के लिए कर रही है। ठीक है, क्योंकि देखिए क्रिस्टीना क्या करेगी, अपनी कक्षा के क्षेत्र भ्रमण पर ले जा रही है। ठीक है, क्रिस्टीना एक अध्यापिका है और अपने कक्षा के बच्चों को क्षेत्र के भ्रमण पर ले जा रही है और वापस आने पर क्या कर रही है, विद्यार्थियों के साथ क्या कर रही है, भ्रमण पर क्या कर रही है, चर्चा कर रही है। अब जब वो चर्चा कर रही है तो किस लिए चर्चा कर रही है? जिससे बच्चा सीखे, तो वो सीखने के लिए चर्चा कर रही हैं। तो आकलन के लिए सीखना हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सीखने के लिए वो आकलन कर रही है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है कि समायोजन से तात्पर्य स्वयं विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। ऑप्शन ए है दूसरों को, बी है प्रेरकों को, सी है उद्देश्यों को, डी है आवश्यकताओं को। आंसर दीजिएगा। देखिए मैं आपको 40 मिनट में कुछ 40 क्वेश्चन लेके चलते हैं, आपको कहीं भी इतने सारे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करके जाया करिए, क्योंकि हमें आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो मैं और भी अच्छा वीडियो ला सकूँ। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो देख लेते हैं, इसका आंसर होगा आवश्यकताओं को, ऑप्शन नंबर
डी बिल्कुल सही होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि व्यक्तित्व मतलब पर्सनालिटी अस्थायी समायोजन है। ऑप्शन ए है पर्यावरण के साथ, बी है जीवन के साथ, सी है प्रकृति के साथ, डी है ए सभी। जो आपका व्यक्तित्व है वो अस्थायी समायोजन है, किसके साथ है? क्वेश्चन ये बताना है आपको, आंसर दीजिए आप सभी। आइए देख लेते हैं हमारा आंसर क्या होगा। ये सभी होगा। जो का पर्सनालिटी आपके पर्यावरण के साथ भी अस्थायी समायोजन रखता है, जीवन के साथ भी रखता है और प्रकृति के साथ भी रखता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है संवेगों मतलब इमोशंस की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन ए है मूल प्रवृत्ति, बी है गत्यात्मक मतलब डायनेमिक क्रियाएं, सी है पोषण, डी है इनमें से कोई नहीं। आइए देखते हैं आंसर क्या होगा हमारा। मूल प्रवृत्ति जो हमारा संवेग है मतलब इमोशंस है, उसकी उत्पत्ति हमारी मूल प्रवृत्तियों से होती है। हमारी मूल प्रवृत्तियां कितनी है? 14 हैं। ठीक है, अब इन्हें भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन सा संवेग है। देखिए जो मूल प्रवृत्ति है उसे किसने दिया है? मैकडूगल ने दिया है। ठीक है, तो पूछा गया कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति मतलब जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से है? भय से है, बी है घृणा से है, सी है आश्चर्य से है, डी है भूख से है। तो आप सभी आंसर दीजिएगा फटाफट। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। हमारा आश्चर्य से है। अगर कहीं भी आपका जिज्ञासा है तो यहाँ पर आश्चर्य से होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 सीखने के नियम के प्रतिपादक है। ऑप्शन ए है फ्रायर, बी है स्किनर, सी है थार्नडाइक, डी है एडलर। आंसर बताइएगा आप सभी क्या होगा। आइए देख लेते हैं आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पर। थार्नडाइक। अधिगम, अधिगम मतलब क्या होता है? सीखना होता है। तो सीखने के नियम के जो प्रतिपादक कौन है? वो थार्नडाइक जी हैं। चलिए देखते हैं व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। ऑप्शन ए है अधिगम एवं वृद्धि, बी है व्यक्तिवृत्त अध्ययन, सी है उपचारात्मक अध्ययन, डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइएगा फटाफट आप सभी। तो चलिए हम आंसर देख लेते हैं यहाँ पर। अधिगम एवं वृद्धि, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा आपका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 क्या है? पूछा कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है। ऑप्शन ए है स्किनर, बी है पियाजे, सी है थार्नडाइक, डी है लेवाइगोस्की। सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना, ये कौन से मनोवैज्ञानिक कहते हैं? आपको ये बताना है। आइए आंसर देख लेते हैं कौन कहता है। जीन पियाजे जी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 क्या है? अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्न है। ए है संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, बी है स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम मतलब ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत, सी है प्रबलन सिद्धांत, डी है उपयुक्त सभी। आंसर दीजिएगा सभी फटाफट। तो आइए देख लेते हैं आंसर क्या होगा हमारा। यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, उपयुक्त सभी। जो हमारा अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत नियम है वो ये तीनों है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 23 कि सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है। ऑप्शन ए है बाल्यावस्था, बी है पूर्व बाल्यावस्था, सी है किशोरावस्था, डी है उपयुक्त सभी। आंसर दीजिएगा। देखिए छोटा छोटा क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दीजिए। तो आइए आंसर देख लेते हैं हमारा क्या होगा यहाँ पर। तो आंसर होगा हमारा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन से हैं? ए है निद्रा, बी है खेलना, सी है प्रशंसा, डी है क्रोध। देखिए जो आपको जन्मजात से ही मिलता है वो कौन सा अभिप्रेरक है इसमें से? आइए आंसर देख लेते हैं क्या होगा हमारा। निद्रा। निद्रा जो है वो हमें जन्मजात से मिलती है। ऐसा नहीं है कि हम निद्रा अपने से कहीं ढूंढ कर लाते हैं। देखिए खेलना हम अपने से खेलते हैं, प्रसन्न खुद से रहते हैं, और क्रोध भी हमें यहाँ आने के बाद ही आता है। ऐसा हमें जन्मजात नहीं मिलता है, क्योंकि अगर जन्मजात मिलता तो क्रोध सबको मिलता। किसी को ज़्यादा गुस्सा आता है, किसी को कम आता है, कोई ज़्यादा खुश रहता है, कोई कम खुश रहता है, कोई खेलता है, कोई नहीं खेलता है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ आने के बाद मिलती हैं। जो हमारा निद्रा है वो जन्मजात मिलता है, क्योंकि सोना जागना ये सभी का कार्य है। ठीक है, आइए देखते हैं 25 क्या पूछा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है छात्रों को दंडित करना चाहिए, बी है चुटकुले सुनाने चाहिए, सी है अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी चाहिए, डी है आराम करना चाहिए। तो आप सभी आंसर बताइएगा क्या होगा यहाँ पर। देखिए हम क्वेश्चन समझाते हैं आपको पहले कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले मतलब आप
पढ़ाना शुरू कर रहे हैं उसके पहले आप एक अच्छे अध्यापक हैं, मतलब कुशल अध्यापक है, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले जाते ही बच्चों को मारना पीटना चाहिए, या बच्चे को जाके चुटकुला सुनाना चाहिए, या अधिगम परिस्थिति उत्पन्न करनी चाहिए, मतलब या सीखने की परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए आपको, या आराम करने के लिए बच्चों को कहना चाहिए? आप इन चारों में से क्या करेंगे? आंसर बताइएगा आप सभी। तो आइए देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर। तो हमारा आंसर होगा अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। आप क्लास में जा रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करिए कि बच्चा चीज़ों को सीखे। ठीक है, आइए देखते हैं 26 से क्या पूछा है कि स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया मतलब ट्राइडेमेंशनल प्रोसेस में कार्यवाहक माना है अभिभावक को, बी है शिक्षक को, सी है शिक्षार्थी को, डी है पाठ्यक्रम को। जो स्मिथ जी हैं उन्होंने शिक्षण की त्रिध्रुवी मतलब ट्राइडेमेंशनल जो प्रोसेस आपका है इसमें से किसे माना है? तो आइए देख लेते हैं आंसर क्या होगा हमारा। शिक्षक को। उन्हें जो ट्राइडेमेंशनल मतलब त्रिध्रुवी प्रक्रिया शिक्षक को माना है उन्होंने, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है या कथन है? ऑप्शन ए है थांडाइक का, बी है वुडवर्थ का, सी है गैने का, डी है हल का। नवीन ज्ञान और तथा नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन, आंसर दीजिएगा आप सभी क्या होगा। आइए देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर। वुडवर्थ का है। जो नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है, क्या है आपका? वुडवर्थ का है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा 28। तत्परता का नियम। तत्परता का नियम किसने दिया है? तो ऑप्शन ए है पावलोव ने दिया है, बी है एबिंगहॉस ने दिया है, सी है थॉर्नडाइक ने दिया है, डी है स्किनर ने दिया है। तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। चलिए देख लेते हैं आंसर क्या होगा हमारा। यहाँ पर आंसर होगा थॉर्नडाइक ने दिया है। ठीक है, थॉर्नडाइक के सारे नियम आप याद करके जाइएगा। चलिए देखते हैं 29 क्या है कि रॉस ने संवेगों को कितने प्रकार में बांटा है? इमोशंस को रॉस ने कितने प्रकार में बांटा है? तो ये देख लेते हैं यहाँ पर आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा कि रॉस ने जो संवेग है उसे 3 प्रकार में बांटा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या पूछा गया है कि अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, यह किसने कहा है? ऑप्शन ए है आपका मैकडूगल ने, बी है कर्ट लेविन ने, सी है फ्रायड ने, डी है स्किनर ने। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या होगा हमारा आंसर। तो मैकडूगल ने प्रवृत्तियों को बांटा है। जहाँ भी प्रवृत्तियां मूल प्रवृत्तियां हैं वहाँ पे मैकडूगल को सही करिएगा आप कि इन्होंने ही कितने में संवेगों बांटा था? इन्होंने 14 संवेगों बांटा था। ठीक है, आइए देखते हैं 31 क्वेश्चन क्या है हमारा। चलिए 31 देखते हैं क्या है कि निम्न में से कौन जन्मजात प्रेरक नहीं है? ऑप्शन ए है भूख, बी है प्यास, सी है आदत, डी है नींद। आंसर बताइएगा आप सभी क्या होगा यहाँ पर। तो आइए देख लेते हैं जन्मजात प्रेरक नहीं है। देखिए अभी जन्मजात प्रेरक पूछा था, अभी नहीं पूछा है। तो आदत, ये आदत आपको जन्मजात से नहीं मिलती है, ये आदत यहाँ आने के बाद मिलती है। भूख हुआ, प्यास हुआ, नींद हुई, ये चीज़ें आपको जन्मजात ही मिलती हैं। चलिए देखते हैं 32 क्वेश्चन क्या है। 32 है कि शिक्षण के आधार पर इसके कितने चर है? ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4। तो बताइएगा आप सभी शिक्षण के आधार पर कितने चर हैं? तो आइए देखते हैं शिक्षण के आधार पर इसके 3 चर हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 कि शिक्षा व्यक्तिक विभिन्नता मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस प्रदर्शित करता है। तो शिक्षक को ऑप्शन ए है अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, बी है सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, सी है कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, डी है परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। जो आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो आपको क्या प्रदर्शित करता है? शिक्षक को क्या करना चाहिए यहाँ पर? तो ये देखते हैं सर क्या होगा हमारा कि सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। देखिए जो बच्चा होता है, ऑप्शन में देखिए पहले बी हमारा सही होगा। जो बच्चा होता है सारे बच्चे एक तरीके से नहीं सीख सकते हैं। तो जो बच्चा जिस तरीके से सीखता है, अलग अलग तरीके से सीखता है, तो सीखने के लिए विविध अनुभव को उन्हें उपलब्ध कराएं। जिस तरीके से सीखता है उन्हें हम उस तरीके से सिखाएं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक बच्चा है जो क को बहुत जल्दी सीख रहा है और एक ख को
तो हम जो क को जिस तरीके से सीख रहा है, थोड़ा लेट सीख रहा है तो उसे थोड़ा लेट सिखाएंगे, ख वाले को हम आगे का ग भी पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं 34 क्या हमारा। वाइगोस्की बच्चे के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? ऑप्शन ए है सामाजिक, बी है आनुवंशिक, सी है नैतिक, डी है शारीरिक। आंसर दीजिएगा आप सभी, क्या होगा? आइए देख लेते हैं हमारा आंसर क्या होगा। यहाँ पर सामाजिक होगा। देखिए कहीं भी वाइगोस्की जी आपको दिख जाए तो आप सामाजिक पे टिक लगाइएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 क्या हमारा। 35 है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थी की विभिन्न अधिगम शैली को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, यह से प्रभावित है। ए है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, बी है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत, सी है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, डी है वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। देखिए शिक्षिका है, एक क्वेश्चन समझा देते हैं आपको। एक शिक्षिका है जो अपने शिक्षार्थी की विभिन्न अधिगम शैली को संतुष्ट करने के लिए देखिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करिए, मतलब अलग अलग तरीके से पढ़ा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे किसका सिद्धांत काम करेगा? तो ये आंसर देख लेते हैं किसका करेगा। तो गार्डनर की बहुबुद्धि का सिद्धांत का कार्य यहाँ पर करेगा। यहाँ पे ये बहुबुद्धि सिद्धांत के तरीके समझा रही हैं। यहाँ मतलब कि हर बच्चे का जो बुद्धि होता है वो अलग अलग होता है, तो ये अलग अलग तरीके से यहाँ पे बच्चों को सिखा रही हैं। आइए देखते हैं 36 क्या है हमारा कि शिक्षण पर से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। ऑप्शन ए है परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, बी है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, सी है रटने को प्रोत्साहित करके, डी है अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर। आइए क्वेश्चन समझाते हैं क्या है हमारा कि शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। कौन सा परिवर्तन हो सकता है इन सब में से? आंसर दीजिएगा आप सभी। आइए देखते हैं आंसर क्या होगा हमारा। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। देखिए कभी भी हम बच्चे को पढ़ाएंगे तो बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाएंगे, न कि उनके परिणामों पर हम केंद्रित होंगे। ठीक है, कभी भी हम बच्चे के परिणाम की आशा नहीं करेंगे, न उन्हें रटने के लिए हम कुछ कहेंगे, न उन्हें अग्र शिक्षण की मतलब अगले कक्षा की तकनीकी हम नहीं अपनाएंगे कि बच्चा 4 में है तो हम उसे 5 का चीज़ें पढ़ाने लगे। ठीक है, ऐसी पद्धति नहीं अपनाना है हमें। आइए देखते हैं 37 क्या है हमारा कि प्रातः शिक्षार्थियों की त्रुटियां डैश की ओर संकेत करती है। ऑप्शन ए है शिक्षार्थियों की सामाजिक आर्थिक स्तर, बी है वे कैसे सीखते हैं, सी है यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, डी है सीखने की अनुपस्थिति। आंसर दीजिएगा आप सभी। मैं यहाँ क्वेश्चन समझाती हूँ आपको। देखिए प्रातः शिक्षार्थियों की त्रुटियां किसकी ओर संकेत करती हैं, मतलब अगर बच्चा त्रुटि कर रहा है मतलब गलती कर रहा है तो किस ओर संकेत करता है आपको? तो ये आंसर देखते हैं क्या है कि यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता। अगर बच्चा त्रुटि कर रहा है तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा कि उन्हें यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता है। ठीक है, आइए देखते हैं 38 क्या है। 38 पूछा गया है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑप्शन ए है बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं, बी है शिक्षार्थी हमेशा समूह से ही बेहतर सीखते हैं, सी है शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ही ऐसा बताया गया है, डी है इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर असर मिलते हैं। आइए हम आपको क्वेश्चन समझाते हैं, आप आंसर देते रहिएगा। देखिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो हमारा है व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है। जो हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करते हैं मतलब जो हम शिक्षा देते हैं तो उसमें से हमें किन बातों का इन चारों में से ध्यान देना बहुत जरूरी है, तो आप सभी बताइएगा। आइए देखते हैं आंसर क्या होगा हमारा कि बच्चे का जो विकास दर होता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा कि बच्चे का जो विकास दर होता है वो भिन्न भिन्न होता है। देखिए जैसा कि हम आपको बताएं कि हर बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है। जरूरी नहीं कि एक बच्चे को हम अगर 1 मिनट में सिखा रहे हैं या 2 मिनट में सिखा रहे हैं तो उससे दूसरे बच्चे को भी हम 1 ही मिनट में सिखा सकते हैं। हो सकता है दूसरे बच्चे को हम 10 मिनट में लग जाए सिखाने में, हो सकता है उसे हम आधा सेकंड में ही सिखा दें। तो इसलिए उनका जो विकास दर होता है या कुछ भी चीज़ें होती हैं सीखने का जो चीज़ें होती है वो अलग अलग होती हैं और वो भिन्न भिन्न तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 39। एक क्वेश्चन आपका और बचा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है। ऑप्शन ए है व्यवसायिक, बी है अनुभाविक, सी है भावात्मक, डी है आध्यात्मिक। इन चारों में से ऐसा कौन सा से क्षेत्र है जो सीखने का क्षेत्र है, आपको बताना है आंसर। आंसर बताएगा आप सभी। आइए देख लेते हैं आंसर क्या होगा हमारा। आंसर होगा अनुभाविक।
क्या होगा, आनुभाविक। मतलब देखिए बच्चा क्या करता है, अनुभव करके सीखता है, ठीक है, अनुभव करके सीखता है। और उसके बाद बच्चा अनुकरण करके सीखता है, ये सब चीज़ें हैं। ऐसा नहीं बच्चा व्यवसाय से सीखता है, भावनाओं से सीखता है या अध्यात्म से सीखता है, ऐसा नहीं। अनुभाविक मतलब अनुभव करके बच्चा सीखता है चीज़ों को, ठीक है। आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 40। सीखने संबंधी निर्योग्यता मतलब लर्निंग डिसएबिलिटीज सामान्यतः ऑप्शन ए है लड़कियों की तुलना में अधिकतम लड़कों में पाई जाती है, बी है अधिकतम उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं, सी है उन बच्चों में पाई जाती है विशेषतः जिनकी पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं, डी है औसत से श्रेष्ठ बहुलब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। तो आप सभी बताइएगा यहाँ पर क्या होगा आंसर। तो आइए हम देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर। तो हमारा आंसर होगा कि उन बच्चों में पाई जाती है विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार के समस्याओं से ग्रसित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। जो हमारे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती है वो अगर आपके जो अभिभावक होते हैं अगर वो इस रोग से प्रेरित हैं तो सॉरी इस रोग से समस्या से वो ग्रसित है तो आप भी इस समस्या से ग्रसित हो सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, आगे हम नेक्स्ट में आपको ऐसे ही लाते रहेंगे मैराथन। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि हम जो भी आपको वीडियो प्रोवाइड करें वो आप तक ज़रूर पहुँचे। चलिए आप सभी को थैंक यू।